बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम दोस्त वसीम यूट्यूब चैनल के साथ। आज 8 नवंबर 2020 और पीर का दिन है। फाइनली आप सब जानते हैं कि जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के वो 46वें सदर अमेरिका के मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए और जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 214 वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि वो जीत जाएंगे। उन्होंने मीडिया से भी बात की और बहुत अपना इत्मीनान का इजहार किया कि वी विल सेलिब्रेट नाउ इन द इवनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली जो बिडेन जो हैं वो विन कर चुके हैं। वो इस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं। थोड़ा सा मुआवजा करना चाहूँगा क्योंकि ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बिडेन का बैकग्राउंड क्या है और डोनाल्ड ट्रंप उनका बैकग्राउंड क्या था। जो बिडेन उन्होंने लॉ की डिग्री पास की हुई है और 1968 में वो पहले काउंटी काउंसलर रह चुके हैं। इसके अलावा यूएसए सेनेट में यंगेस्ट सेनेटर रह चुके हैं 1972 में। ये यानी कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स में उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं। फिर काफ़ी अरसा तक वो फॉरेन रिलेशनशिप कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं और उसके बाद ये उसी कमेटी के चेयरमैन भी मुंतखब हुए, फॉरेन रिलेशनशिप कमेटी के। और इसके अलावा जो बिडेन 1987 से लेके 1995 तक वो सेनेट जुडिशरी कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं। और ये सेनेट जुडिशरी कमेटी जो है ये ज़्यादातर इसमें जो इश्यूज डिस्कस किए जाते थे, जो प्रॉब्लम्स, जो रिफॉर्म्स करनी होती थी, उनमें ज़्यादातर जो इश्यूज होते थे वो ड्रग पॉलिसीज होती थी, क्राइम प्रिवेंशन होती थी, लिबर्टीज इश्यूज होते थे। इस तरह के मामलात को ज़ेरे गौर लाया जाता था और रिफॉर्म्स किए जाते थे। तो जो बिडेन जो है उसमें भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। ये दौर जो इनका था वो 1987 से लेके 1995 तक का था। फिर इसी तरह आगे वो 2008 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं यूएसए में, वो बराक ओबामा वो एज अ यूएसए प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उस दौरान उनको जो बिडेन को वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाता है। और इस दौरान उन्होंने जो रिफॉर्म्स की वो अमेरिका के लिए बहुत ही, उन्होंने अमेरिका की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया। एज अ वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने क्या कुछ किया। उन्होंने बहुत सी लेजिस्लेशन की जिसमें टैक्स रिलीफ दिया अपने लोगों को वहां पे अमेरिका में। 2010 में उन्होंने जो लेजिस्लेशन की, 2010 में टैक्स रिलीफ एक्ट पास किया जिसकी वजह से टैक्सेशन डेडलॉक जो है वो उसके इश्यूज रिजॉल्व हुए। फिर इसके बाद 2011 में बजट कंट्रोल एक्ट रिफॉर्म्स की उन्होंने इसमें, और जिसकी वजह से फिस्कल क्लिफ जो है उसके इश्यूज रिजॉल्व किए। और इसी तरह इराक में जब जंग जारी थी तो उसमें यूएसए ट्रूप्स को जब विड्रॉ करना था वहां से विड्रॉल के लिए, तो उन्होंने इसमें भी बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत पेश की और इसको फॉर्मुलेट किया यूएसए पॉलिसीज को। और वहां से अमेरिका अफगानिस्तान से इराक से वहां से फौजें वापस बुलाई गई। उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल था। और ओबामा ने उन्हीं खिदमात को देखते हुए उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया। ये 2000 जब उनका दूसरा दौर शुरू हुआ था, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ पे अमेरिका में 4 साल के लिए मुंतखब होते हैं, और जब उनका बाराक ओबामा का दूसरा दौर शुरू हुआ तो उस दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम भी उनको अवार्ड दिया। इस तरह यानी कि अगर जॉब बिडेन का पूरा हम बैकग्राउंड देखें तो ये इनकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही हैं
इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसीज भी रही हैं दूसरे मुल्कों के साथ, जैसा कि पाकिस्तान में भी उन्होंने विजिट्स किए, इंडिया में भी विजिट्स किए, अफगानिस्तान में भी विजिट्स किए। तो वो बाखूबी जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज किस तरह की होनी चाहिए और किससे अमेरिका को फ़ायदा है और किस तरह अपने इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। यानी काफ़ी बैकग्राउंड उनका जो है पॉलिटिकल है और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर हम कंपेयर करें इनके साथ डोनाल्ड ट्रंप, he was a businessman, even though he is a businessman now। उनके फादर थे जो कि रियल स्टेट का काम करते थे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री ली हुई है और उसके बाद उनके फादर का रियल स्टेट का बिजनेस था जो कि 1971 को उन्होंने रीनेम करके इसका नाम उन्होंने कर दिया था द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करती थी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन? इसमें बिल्डिंग से रेनोवेशन और इसके अलावा होटल्स, कैसीनोस और गोल्फ कोर्सेज वगैरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह, रियल स्टेट का जो आम काम होता है, तो उसमें ये इनका काफ़ी नाम था। और मोर देन 4000 स्टेट्स में इनका बिजनेस चल रहा है। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि शोबिज से भी बहुत ज़्यादा एसोसिएट रहे, बहुत ताल्लुक रहा। जिस तरह कि आपने देखा होगा WWF में, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, उसमें भी ये काफ़ी इन रहे हैं, रिंग पे आके फाइटिंग करनी, यानी एक नूरा कुश्ती में बहुत माहिर थे ये। और इसके अलावा ही ओन्ड द मिस यूनिवर्स ब्रांड ऑफ ब्यूटी पेजेंट्स फ्रॉम 1996 टू 2015, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का था। और इसके अलावा ही प्रोड्यूस्ड एंड होस्टेड द रियलिटी टेलीविजन सीरीज, और उसका नाम था द अप्रेंटिस फ्रॉम 2004 टू 2015। यानी इनका बैकग्राउंड जो है, एक तो बिजनेसमैन और दूसरा इनका जो बैकग्राउंड था जो इसके साथ जो मुंसलिक थे वो शोबिज के साथ थे। एक इंग्लिश की मूवी है होम अलोन, आई थिंक 1 है, जिसमें बच्चा एक कसिनो में जाता है, एक होटल में जाता है, तो वो इत्तेफाक से वो डोनाल्ड ट्रंप का होटल होता है। अब उसमें डायरेक्टर ने वहाँ पे शूट करना होता है, तो इसके लिए वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने आपके होटल में शूट करना है, ये छोटा सा सीन है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको इजाज़त दे दी, लेकिन किस बेस पे उन्होंने इजाज़त दी कि भी ठीक है आप कर लें, लेकिन उसमें छोटा सा सीन मेरा भी होना चाहिए, मुझे भी मूवी में आना। तो वो फिर उन्होंने मजबूरन जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी अपने साथ उन्होंने कहा ठीक है आपको कर लेते हैं। तो वो बच्चा जब क्रॉलिंग कर रहा होता है, आई थिंक होम अलोन 1 है, तो उसके सर पे हाथ या उसको देख के जो गुजरते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। अगर आपको मूवी देखने का कभी इत्तेफाक हो तो वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपके सामने पे रखा है। तो जो बाइडेन एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी, और इस वक्त अमेरिका की हिस्ट्री में उम्र रसीदा प्रेसिडेंट, इनकी उम्र 78 ईयर्स है और नवंबर में इनकी बर्थडे होती है। और अभी रिसेंटली उनकी बर्थडे भी हुई है और समझ लें आपको उनको एक तोहफा भी मिला है, वो प्रेसिडेंट बन गए USA के। लेकिन बहरहाल अभी 20 जनवरी को वो अपना ओथ लेंगे या उधर जो प्रॉपर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, उसके वो 20 जनवरी से एज अ प्रेसिडेंट जो है वो काम करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी से ही अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं और सबसे पहले उन्होंने अभी जो अपनी काबीना या उनकी जो टीम है उनसे सबसे पहले जो है उन्होंने जो कोविड-19 है उस इश्यूज पे डिस्कस किया है, ताकि इन इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी में बेहतरी आए। अब दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में बहुत से, इमरान खान साहब ने भी उनको ट्वीट में उनको मुबारकबाद पेश की है, फिर इसके अलावा नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, सब जो अपोजिशन में उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की है जो बाइडेन को। बट ये कहना कि जो बाइडेन के बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप जरदारी के साथ हैं या नवाज शरीफ के साथ हैं, तो ये कहना गलत है। बिकॉज
जब भी वो जो बिडेन इनसे इनकी मुलाकात हुई है तो उस वक्त जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और दूसरी तरफ जब जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। तो इस लिहाज से उनसे इस तरह ताल्लुक से उनसे मुलाकात हुई है। ये कहना है कि उनके साथ बहुत क्लोज हैं और इमरान खान के साथ नहीं होंगे, लेकिन वो जिस तरह का एक्सपीरियंस रखते हैं तो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जो चाइना और अमेरिका के दरमियान वो टेंस सिचुएशन चल रही है और इस ये मामलात को वो ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी कोई जब स्पीच की थी तो उन्होंने कहा था जो बाइडेन ने कि भी हम अमेरिका के लिए और जो अमेरिका का एक मकाम था वो हम उसको वापस लेके आएंगे। वो लोग काफी खुश भी हैं उनके आने से, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका एक्सपीरियंस। कहते हैं ना कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसका एक्सपीरियंस हो। जो बिडेन के पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत है और उनके लिए बहुत सी ऐसा उनको पता है कि किस तरह मामलात को हल करना है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। जो मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो बिडेन हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा जंग और आपस में इंतशार, और काफ़ी मुसलमान जो अमेरिकन है वो भी काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से कि भी जो बिडेन आए हैं। और इसके अलावा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिसीज सख्त कर दी हुई थी ताकि उनकी एंट्री दूसरी अरब मुस्लिम कंट्री के जो लोग थे वो एंट्री के लिए उन्होंने काफ़ी पॉलिसी टफ कर दी हुई थी ताकि वो आ ना सके अमेरिका में। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं ऊँट किस करवट बैठते हैं, इनकी क्या पॉलिसीज हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव और एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी है इनकी। अब एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है यूएई। उन्होंने बहुत अपनी पॉलिसीज में बहुत रिफॉर्म्स किए हैं और कुछ चेंजेस किए हैं, और जो कि एक इस्लामिक कंट्री के लिए ये करना सही नहीं है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमारी एक लिमिट्स रखी हुई है कि अगर अल्लाह ताला ने हुकूमत उनको दी है तो एक लिमिट्स रखी हुई है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो अभी उन्होंने यूएई ने वहाँ पे शराब नोशी जो है वो बिल्कुल उन्होंने इजाज़त दी है कि 18-21 साल का जो भी लड़का है, यंग है, जो शबाब है, वो कहीं भी जाके ओपनली वो शराब वगैरह वो ले सकता है। इसके अलावा ये भी इजाज़त दे दी गई है कि कोई भी गैर शादीशुदा जोड़ा तो नहीं कह सकते, गैर शादीशुदा जो मेल और फीमेल वो भी एक साथ रह सकते हैं। इस तरह की बहुत सी रिफॉर्म्स की हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है इसराइल के साथ जो इन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया है उसके बाद इनको ये चेंजेस लानी पड़ रही हैं। और उसकी दूसरी वजह यह है कि कोविड-19 जब ये बहुत ज़्यादा टॉप पर था, पीक पर था, तो उस वक्त इन्होंने 15 डेज के लिए यूएई को कम्प्लीटली बंद कर दिया हुआ था। और इससे पहले भी बहुत से क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से इनके पास अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बेसिक इनका मकसद यही है कि दूसरी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आए, और इसी वजह से उन्होंने यूरोप और दूसरी कंट्रीज के लिए ये सब फैसिलिटीज दी हैं ताकि इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में आए और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है उनके वो कंटिन्यू हो और यानी तरक्की की तरफ गामजन हो। तो अल्लाह ताला हरगिज़ ये नहीं कहते कि आप बुरे रास्ते को इख्तियार करो। जो इस्लाम की लिमिट्स, इस्लाम ने हमें लिमिट्स दिए है, विद इन द लिमिट्स वो हमने अपने काम करने हैं। लेकिन बहरहाल ये यूएई का बहुत बड़ा और बहुत मैं कहूँगा गलत स्टेप है जो उन्होंने लिया है कि एक तो शराब उन्होंने ओपनली कर दी है, कोई भी ले सकता है। बाकी भी आप पहले भी जानते होंगे कि वहाँ पे हर तरह की याशी और हर तरह का माहौल, दुनिया के कोने से विजिटर टूरिस्ट जो है उनके पास उधर दुबई में आया करते थे। और अभी मज़ीद जो है इस तरह का जब उन्होंने ओपनली कर दिया हुआ है तो इससे मज़ीद लोग आएंगे, टूरिस्ट, उनका वो वहाँ से रेवेन्यू आएगा। फिर इसके अलावा वहाँ पे जिस तरह बताया कि गैर शादीशुदा लोग भी इकट्ठे साथ रह सकते हैं। इस तरह का माहौल आपको पता है यूरोप को चाहिए होता है। और एक और मामला जो डिस्कस करना चाहूँगा, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने ख़त्म नबूवत के बारे में और इसके अलावा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ट्वीट किए और तुर्की के साथ मिलकर, तुर्की के उर्दगान के साथ मिलकर जो फ्रांस के सदर की दुर्गत बनाई,
तो उसके बाद वो थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए, लेकिन उन्होंने आगे अपने वजीर आजम को कर दिया है। लेकिन उन्होंने वजीर आजम ने ये कहा है कि कोई भी अगर इस तरह की बात करेगा तो वो हमारे नज़र में कह लें कि एक इंतहा पसंद होगा। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो अभी प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका के, ये कैथलिक हैं और ये प्रॉपरली हर वीकेंड पे अपने चर्च में जाते हैं, वहाँ पे इबादत करते हैं, यानी कि रिलीजन टाइप के ये लोग हैं। और इसी तरह अगर पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीजन टाइप का हो तो उसको कहते हैं कि ये इंतहा पसंद और दहशतगर्द है। और जबकि अमेरिका या फ्रांस में कोई इसी तरह इबादतगाह में कोई प्राइम मिनिस्टर जाए तो उसको किसी और नाम से याद करके भी बहुत नाइस आदमी है। और बहुत से वाकयात मैंने सुने हैं कि यूके में भी अमेरिका में भी अगर कोई किसी के आपस में लड़ाई हो जाए, मुस्लिम जो है अगर वो किसी को वहाँ पे कत्ल कर देता है या बाई एक्सीडेंट कुछ हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये इंतहा पसंद और टेररिस्ट है। और जब वहीं का लोकल जो है क्रिश्चियन या कोई भी किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला, तो उसको कहा, जब बाय एक्सीडेंट किसी की मौत हो जाती है तो उसके जरिए तो उसको कहा जाता है कि ये मेंटली ही इज अपसेट, वो मेंटली उसका कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी वजह से ये चीज हुई है। लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि मुसलमानों को अब जो फ्यूचर में आने वाला ये फिर यही कोशिश करें कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्द करार दिया जाए कि मुसलमान ये है। लेकिन फ्रांस में जब भी वजीर आजम, प्रेसिडेंट तो बैकफुट पे चले गए हैं, लेकिन जो वजीर आजम है उनका कहने का मतलब वो चाहते हैं कि अभी जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम मसाजिद वगैरह बंद कर देंगे, उनको इबादत की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसके अलावा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो तौहीन अमेज़ खाके बनाए गए थे और इमरान खान और उर्दगान ने काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे इस चीज़ को रेज किया और इसी की बेस पे अभी इसराइल की एक लॉबी जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट काम कर रही है। तो इस वक्त सबको मुत्तहिद होना चाहिए, सब मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए कि एक ऐसे जो भी मुसलमानों के खिलाफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि उसके खिलाफ खड़े हो। और ये इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई करें, झगड़ा करें या उनको कत्लो गारी शुरू करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि अपने मजहब के लिए इंसान को जैसे कि बॉयकॉट कर दिया फ्रांस के प्रोडक्ट का और इस तरह के दूसरे मामला करके इनके साथ ताकि उनको पता चले कि भी ये करना हमारे लिए सही नहीं है। और हर एक का इखलाकी हक है कि वो अपने मजहब की हिफाजत करे और हमें भी अपने मजहब की हिफाजत करना आती है और हमें भी अपना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना आती है। और हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कोई भी उनकी तौहीन अमेज़ खाके बनाए या इस तरह के मामला हो। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। जो कुछ बहुत ख़ास टॉपिक्स है जो मैं जिक्र करना आपसे शेयर करना चाह रहा था। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब भी आप अगर देखते हैं तो इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। सब्सक्राइब करेंगे हो सकता है कि मैं आगे कोई वीडियो आप उसको देखें और बेहतर हो आपके लिए। और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।